बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था इन्वेंटरी से रेलिवेंट एंड आई होप कि ये जर्नल एंट्रीज आप सब बच्चों को क्लियर हों और इनसे रेलिवेंट हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 और 3 जो आपके आपके लोगों के होम असाइनमेंट में शामिल थी। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। है ज़रूरत डिस्कशन की? है ज़रूरत? कोई बात नहीं है। Necessary journal entries to record the above transaction would be prepared as follows। मतलब हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखना है इसको। क्वेश्चन देखें। Quality Limited is a manufacturer of washing machines. The company uses perpetual method for recording and weighted average method for valuation of inventory। तो मतलब हमें inventory ledger कार्ड बनाना है। वहां से हमें पता चलेगा कि हम लोग कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री को इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं हम लोग, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी। इसके ऊपर मतलब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, कोई शॉर्टकट मेथड हम लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू रॉ मटेरियल SRM फॉर द मंथ ऑफ जून 2003। उसके लिए आपसे कहा गया ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM was 100,000 units having a value of rupees 80 per unit। अब आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज तो बतानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ ना आप लोगों ने इन्वेंटरी लेजर कार्ड भी मेंटेन करना है। अब जब हम लोग सपोज कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ना, तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना एक लेंथी सा प्रोसीजर है कि हम लोगों ने इसको सॉल्व करना हो कि अगर हम लोग लिखते फिरें कि हमारे पास इतने यूनिट रिसीव हुए, इतने सेल किए हम लोगों ने, ये बैलेंस वगैरह रह गया, तो ये बड़ा ना मुश्किल सा काम हो जाता है। तो हम ना अपने काम को थोड़ा सा इजी करने की तरफ चलते हैं, और वो कुछ इस तरह से होता है कि जो आपने इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना है ना, परपेचुअल मेथड यूजिंग वेटेड एवरेज, उसका फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से। इन्वेंटरी लेजर कार्ड। अच्छा, उसके लिए ना आप लोगों ने यहां पर अपने पास लिखनी है डेट, थोड़ी सी डिटेल्स बता दिया करें। डिटेल्स में आपके पास आ जाएगा कि यूनिट्स परचेज, यूनिट सोल्ड, या अगर किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स तो वो आप लोग लिख लोगे, कोई डैमेज हो गए हैं तो वो आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न है, उसके बारे में आप लोग बताओगे। फिर आप लोगों ने ना बैलेंस का ही एक कॉलम मेंटेन करना है। यहाँ पर अपने पास आप लोगों ने डायरेक्ट बैलेंस लिख लेना है, और इसके 3 कॉलम्स अपने पास मेंटेन करेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल वैल्यू। अब आपके पास आया सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट पर मौजूद था। अच्छा, यहाँ पे डेट्स वगैरह गिवन नहीं है, तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चले जाएंगे जस्ट अपने पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड द बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 10,000 number of units having value per unit of rupees 80। 100,000 थे, 100,000 एट द रेट ऑफ 80, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास बन जाएगी 8 मिलियन। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या अगली ट्रांजैक्शन हुई। कहते हैं 150 यूनिट्स वर परचेज्ड ऑन जून 5th एट रुपीज 85 पर यूनिट। तो ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा है हमारा? ईयर, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, फिजिकल काउंट कैरी 30 जून 2010, और यहाँ पर ईयर 2003, तो ये बाय मिस्टेक। ओके, तो चलें ईयर हम लोगों ने बस कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे 5 जून आ गया। हमारे पास हुई परचेजेस 150 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ
85। अच्छा, अब यहां पे जब हम लोग चलेंगे ना, 5 जून ईयर समझे कि कॉमन लिया हुआ है हम लोगों ने, यहां पर डिटेल्स में हमारे पास आ जाएंगी हमारी परचेजेस। अच्छा, जो परचेजेस कितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने परचेज किया, 150,000, 150 एट द रेट ऑफ 85। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, 12750,000, 12750,000। अच्छा, अब मेरे पास आ रहा है वेटेड एवरेज। तो आप लोगों ने परचेजेस जब भी होती है ना, हमेशा आप लोगों के पास इसका रेट चेंज हो जाता है, एवरेज रेट चेंज हो जाता है। मैंने वेटेड एवरेज के मुताबिक चलना है। हाँ, जब सेल्स होती है ना, तो वेटेड एवरेज रेट में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये जो रेट आपने फाइंड करना होगा ना, यहां पर आप लोगों ने लिख देना है कि भाई ये इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा बैलेंस है, और वो बैलेंस आपके पास कितना बन जाएगा, 250 यूनिट्स। यहां से आपने वैल्यूज को ऐड कर देना है। दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आई 20750,000। 20750,000 डिवाइडेड बाय 250, तो आप लोगों के पास एवरेज रेट आ जाएगा। अब अगर सेल्स हुई तो एट द रेट ऑफ 83 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, पहले इन्वेंट्री लेजर कार्ड आप लोग मेंटेन कर लिया करें, उसके बाद तमाम की जर्नल एंट्री लिख सकते हैं, या अगर स्टेप बाय स्टेप भी चलते जाओ तो आप लोग जर्नल एंट्री मेंटेन करके दे सकते हो। अब इसके लिए देखें, ओपनिंग की तो कोई जर्नल एंट्री हमारे पास नहीं बननी, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी अब देखो, उसने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर है तो फिर ये हमेशा अपने पास रॉ मटेरियल ही परचेज करेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है उसके। तो आप लोगों ने ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी, लेकिन परचेज ऑफ मटेरियल की तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी ना। तो परचेज ऑफ मटेरियल की जर्नल एंट्री अब आपके पास क्या बनेगी, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड कैश बैंक या पेबल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज। अब यहां से पता चल गया 12750,000, और ये जर्नल एंट्री आप लोग जाकर अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज जर्नल एंट्रीज। The first journal entry is 5th June, raw material account डेबिट एंड कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 12750,000। ये पहली जर्नल है। अच्छा, और जब आप लोग FR1 में मौजूद होते हैं ना, तो भाई नरेशन मस्ट हो जाती हैं कि आपने नरेशन लिखनी है। विदाउट नरेशन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन में अगर वो बता दे कि नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, तब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसने सिर्फ रिक्वायर्ड कर दिया प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नरेशन मस्ट है कि आपने नरेशन लिखनी। तो इस ट्रांजेक्शन में बेसिकली हुआ क्या है, परचेज ऑफ, बस इतना सा इधर बता दो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारे पास, जी द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं 150,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर्स ऑन June 6। अब वैसे तो वो उसे चाहिए कि वो आपको बताए कि ये जो इशुएंस ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये डायरेक्ट होता है, तो ये हमेशा वर्क इन प्रोसेस में जाएगा।
तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी उसमें हमें बताया गया था कि अगर डायरेक्ट मटेरियल की इश्यूएंस है तो आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट और रॉ मटेरियल को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की इश्यूएंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट और रॉ मटेरियल को क्रेडिट। तो यहाँ पे तो हमें नहीं बताया गया, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर? अच्छा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने इशू किए? 150,000। तो आप लोगों ने यहां पे लिख देना है। अच्छा, इसको ना आप लोगों सेल नहीं लिख सकते, यहां पर आप लिखेंगे इशू, इशुएंस ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन। 6 जून इशुएंस। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 150,000। अच्छा, जब ये 150,000 आपके पास आएगा, इशुएंस है तो बैलेंस में डिक्रीज है, तो नेगेटिव में लिख देना। क्लियर? और जब इशुएंस है तो रेट सेम जो आपका इन्वेंट्री का चल रहा होता है वही आएगा। तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 83, द आंसर इज 1450, 12450, 450,000। नहीं, इतनी ज्यादा वैल्यू हो के ये लेस हो गई रिमेनिंग। अच्छा, अब जब यहां पे पहुंचोगे ना, अब ये जो बैलेंस आपके पास आया 250 में से 150 बाकी 100,000, 83, तो वैल्यू आ जाएगी 8.3 मिलियन 83,000। ऑलराइट। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फौरन इसके साथ अगर उसने आपसे इन्वेंट्री लेजर कार्ड रिक्वायर्ड नहीं किया तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने का कोई नंबर नहीं मिलना। नंबर मिलने हैं फिर जर्नल एंट्रीज लिखने के। ऐसी सिचुएशन में आपने जैसे ही अपने पास इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाते जाओ फौरन जर्नल एंट्रीज लिखते जाना, क्योंकि साथ साथ आपको मार्क्स भी मिल रहे। अगर आप एंड तक पहुंच गए और टाइम एंड हो गया और आप जर्नल एंट्री नहीं लिख सके, 0 मार्क्स है, फिर कुछ भी नहीं मिले। ओके, तो अब देखो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 12450,000। issuance of raw material to production। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वन इज, ये हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया। कहते हैं 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम टू ऑन जून 12। तो जून 12 पे जाएंगे, अब ये रिटर्न हो, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। अच्छा, जब रिटर्न करेंगे प्रोडक्शन वाले तो बताएं स्टोर रूम में इन्वेंट्री इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज, तो ऐड कर दो। कितने यूनिट्स उन्होंने रिटर्न किए? अब आपने जाना है कि जब हमने इनको इन्वेंट्री इशू की थी तो कौन से रेट पर की थी, तो रिटर्न भी उसी पर हो। ओके, तो आपने यहां पर 83 लिख देना है। तो रिटर्न हुआ हमारे पास इन टोटल, मल्टीप्लाई करें
मुझे 000 की तो सुनाई देती है, स्टार्ट में नहीं पता चलता। 415,000। हाँ, 105,000। यहाँ पे टोटल वैल्यू 8715,000 और रेट में कोई चेंज नहीं। फाइंड करना भी चाहो 8715,000 डिवाइडेड बाय 105,000 तो आपके पास 83 ही आ जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, अब इसी एंट्री यहां पे रिवर्सल लिख दो। जी, जो ओरिजिनल एंट्री थी इसका रिवर्सल, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 415,000। अच्छा, नरेशंस क्या आएंगे? नरेशंस क्या लिखें? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल टू स्टोर। चाहे तो डिफेक्टिव का वर्ड भी यूज कर लें इसके साथ। मैं बात तो समझ आ गई है ना सब बच्चों को? जी, अब यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? फोर्थ ट्रांजैक्शन तक ये देखें, ये क्लियर, ये क्लियर, ये भी। ये हम लोगों ने 415,000 तक की तमाम तर एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली और आपको इन्वेंट्री लेजर कार्ड भी ये समझ आ रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 5,000 के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा ही है। अच्छा, उसने अब ये तो परचेजेज है ना आगे, तो तकरीबन यहाँ तक की रिकॉर्डिंग हम लोग कर चुके हैं। कोई इशू? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें। 150,000 units were purchased on June 15th at rupees 88.1 per unit. June 15th. 15th June. Purchases 150,000 at the rate of, अच्छा ये मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू अच्छा, अब इसकी वजह एंट्री बन सकती है। 15 जून परचेजेस हुई तो एंट्री क्या रिकॉर्ड कर, परपेचुअल मेथड में परचेजेस डेबिट नहीं होती, तो किसको रिकॉर्ड किया जाता है? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अमाउंट क्या आएगी हमारे पास? 13,215,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बैलेंस क्या बनेगा? बैलेंस कितना? 255। अब परचेजेस हुई हैं तो रेट चेंज हो गया। देखिए, जब तक परचेजेस नहीं हुई थी ना न्यू, हम लोगों ने उसको एवरेज रेट 83 ही रखा। जैसे ही न्यू परचेजेस हो गई हमारे पास रेट चेंज हो गया। 88.1 न्यू परचेजेस का रेट था, 10। वैल्यू देखो क्या बनेगी इन टोटल? 21930 divided by 255,000, exact 86।
ये हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू 86। डन। नेक्स्ट, अब ये रिकॉर्डिंग हो गई, सिक्स करने लगे। ऑन जून 17 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स, कितने थे ऊपर डिफेक्टिव यूनिट्स थे कितने हमारे पास, वो हमारे पास कोड ट्रांजैक्शन में बताया गया था कि 5000 थे। तो उसका 50% डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज अ स्क्रैप। तो रॉ मटेरियल कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको रॉ मटेरियल में शामिल किया हुआ है। फिर 4 रुपीज 20 पर यूनिट, और उससे हमें 20 रुपीज पर यूनिट बेनिफिट मिला। फिर देखें यहां पर, बिकॉज दिस हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एट क्यूएम, तो इस वजह से हम लोगों ने उनको निकाल दिया। अगर हम लोग इधर फिलहाल बात करें इन्वेंट्री लेजर कार्ड की, तो 17 जून पर जाएंगे डिफेक्टिव यूनिट्स, डिफेक्टिव आइटम्स यूनिट्स कितने हैं 2500, यहां से इसको निकाल देंगे। अच्छा अब देखें, आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है 255,000 का पार्ट है वो। तो जब आप लोग ये कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज मेथड है, तो हमें तो नहीं पता इसकी कॉस्ट वगैरह क्या थी। तो जो रेट चल रहा होता है लॉस उसी रेट के मुताबिक रिकॉर्ड हो। क्लियर? जो रेट चल रहा हो उसी रेट के मुताबिक आपने अपना लॉस रिकॉर्ड करना है। तो आप आए यहां पर, अपना लॉस 86 का एक यूनिट है, उसमें से 2500 यूनिट्स आपके डिफेक्टिव हो गए और आपने स्क्रैप के तौर पे उनको सेल कर दिया। तो यहां पर आप लोग जो रेट रिकॉर्ड करोगे वो आपके पास 86 ही आएगा। अच्छा, 2500 मल्टीप्लाइड बाई 86, 215,000। बात क्लियर? अब ये इसमें से लेस हो जाएगा, तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू यहां पर देखें 252,500 एट द रेट ऑफ 86, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें तो 217,150,000। बात क्लियर? अच्छा, ये डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे पास आए, अब इसकी जब एंट्री रिकॉर्ड करने लगेंगे। अच्छा, ये वाली बात आपको समझ आ गई? ये वाली बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये तो ऊपर था ना रॉ मटेरियल जो हम लोगों ने परचेज किया था। अच्छा, ये अकाउंट पेबल्स लिख रहे हैं, हम लोग कैश लिख रहे हैं, तो अब मेंशन तो नहीं था ना कि ऑन क्रेडिट है या कैश है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं होती। तो अगर आप लोग कहें कि ये अकाउंट पेबल और हमने कैश लिखा, ये कोई मिस्टेक नहीं है, मेंशन नहीं था। अगर मेंशन होता ना कि ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, तो अकाउंट पेबल ही आना था यहाँ पर। अच्छा, और फर्स्ट एंट्री में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के पास कैश क्रेडिट करें, बैंक क्रेडिट करें या अकाउंट पेबल क्रेडिट करें, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग चलते हैं। तो अगर इस एंट्री को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना हो, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 17 जून। अब इसने रिकॉर्ड हो जाना है। देखिए, रॉ मटेरियल क्रेडिट कितनी अमाउंट से होगा 215,000 से। अब बेसिकली तो ये आप लोगों का लॉस है, लेकिन ये सारे का सारा लॉस नहीं है, और इसका एक यूनिट आप लोग जाकर सेल कर रहे हो 20, तो इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट भी तो मिल रहा है ना, सेल प्रोसीड भी तो आ रही है ना। तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितना? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 20, मल्टीप्लाइड बाय 20 कितनी वैल्यू से? 50,000 से। अच्छा, रॉ मटेरियल ने क्रेडिट होना है, रॉ मटेरियल अकाउंट कितनी अमाउंट से? 215,000। जबकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 165,000 रॉ मटेरियल का लॉस। तो आपने इसको जाके चार्ज कर देना है एफ, ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर। तो ये जर्नल एंट्री यहां पे रिकॉर्ड है। ये लॉस वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी।
ओके, ये बात समझ आ गई यहां तक? डन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इन्वेंटरी लेजर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट तो प्रोडक्शन हुई है पहले, कोई पॉइंट हमने स्किप तो नहीं किया ना? हाँ, अच्छा ये ऊपर वाला था, डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड, यहाँ पर ठीक है। जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसने कहा था कि डिफेक्टिव यूनिट 5000 थे, क्योंकि उनमें से 50% ऐसे यूनिट थे जो हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से डिफेक्टिव हो गए, तो हमने उसको स्क्रैप के तौर पर खुद ही सेल कर दिया और 20 रुपीज का एक यूनिट चला गया। लेकिन जो बाकी रहते हैं जून 18, द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट, तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास? 2500 वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। उनके वारंटी मौजूद थी, अगर वो भी मिस हैंडलिंग की वजह से डिफेक्टिव ना होते, हम वो भी सप्लायर को वापस करते, क्योंकि वो अब वो हमारी अपनी मिस्टेक थी, तो वो सप्लायर को वापस नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो जो बाकी 2500 है वो हम लोग सप्लायर को वापस करेंगे। तो जब सप्लायर से परचेज करते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है? सप्लायर से जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हम अज्यूम कर रहे हैं हम कैश पे ले रही हैं, या पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो जब उसको रिटर्न किया है तो फिर तो उलट कर दो, कैश या पेएबल डेबिट हो जाएगा और रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कितनी अमाउंट से? तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो यूनिट, अब देखें, सप्लायर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भाई मेरे डिफेक्टिव यूनिट कौन से रेट पर चल रही है, मेरा इन्वेंटरी लेजर कार्ड कौन से रेट पे चल रहा है, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उसने तो ये देखना है ना कि उसने हमें इन्वेंटरी कितने में सेल की। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आया? तो अब ये देखो कि हमारी परचेज लास्ट टाइम जब डिफेक्टिव यूनिट्स की बात हुई थी, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, जहां से डिफेक्टिव यूनिट्स आए थे, तो भाई ये आपने 88.1 वाला रेट नहीं उठा लेना, क्योंकि इससे भी पहले डिफेक्टिव हो चुके थे। क्लियर? तो ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स आए थे, ये कौन से रेट पर हमने परचेज किए थे? तो वापसी भी 85 पर जाएंगे। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, अब आ जाए यहां पर, ये बैलेंस, ये 17 जून को ट्रांजैक्शन हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं 18 जून। 18 जून, जी, यहां पर क्या चीज आएगी? रिटर्न टू सप्लायर। कितना रिटर्न किया? 2500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 85, वैल्यू 212500। अब बैलेंस कितना रह जाएगा हमारे पास? 250,000। यहां से वैल्यू 215025, और इसको डिवाइड कर दो 250 के साथ। अब देखो रेट में फर्क आ गया था, तो नीचे भी एवरी रेट चेंज हो चुका होगा। 86 पॉइंट बढ़ गए, 86.01। ओके हो गई ये बात? क्लियर? अच्छा, जर्नल है, ये तो था ना डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड। डिफेक्टिव यूनिट्स सोल्ड एज स्क्रैप। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या बनेगी?
18 जून। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रिटर्न करने जा रहे हैं, तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास कैश अकाउंट या अकाउंट पेएबल, ये बेसिकली ट्रेड पेएबल आएगा, कैश अकाउंट या पेएबल अकाउंट। को डेबिट करेंगे और रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 212500। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या लिखें? डिफेक्टिव यूनिट्स मटेरियल रिटर्न टू सप्लाई। हाँ जी, अब ये वाली जर्नल एंट्री क्लियर होगी। अकाउंट पेएबल टू रॉ मटेरियल 212500। ऑल राइट, ऑल राइट जी। नेक्स्ट, on June 19th, 5,000 units were issued to production in replacement of the defective unit, which were returned to store. तो अब आप लोगों ने वो जो हमें स्टोर वालों ने, प्रोडक्शन वालों ने स्टोर रूम में वापसी किए थे डिफेक्टिव यूनिट 5,000, हम उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं, तो हम दोबारा से उनको इशू कर देंगे। कौन सी डेट को कर रहे हैं? 19 जून इशू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 5,000। लेकिन अब जो हम लोग इश्यूएंस करने जा रहे हैं वो अपने इसी सेम रेट के मुताबिक ही रखेंगे, 5,000 86। अब एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है? 86.01। तो इसी रेट के मुताबिक ही हम प्रोडक्शन वालों को देंगे। मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आएगी जी, और बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 245। सेम रेट 86.01 जी। वैल्यू 2107 टू 450। ऑल राइट, यहां तक कोई इशू? चलो, 19 जून जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास जी, बताएं। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 430050। issuance of raw material to production। हाँ जी, ये आपके पास जर्नल है। क्लियर, क्लियर जी। नेक्स्ट पॉइंट आया 19, ये हो गया। ये 9th, on June 20th, the supplier delivered 2,500 units in replacement of the defective units which had been returned by QL। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना, तो
जो यूनिट हम लोगों ने सप्लायर को रिटर्न किए थे उसने वही यूनिट हमें दे दिए, तो वो न्यू परचेज प्राइस कोई नहीं लगाएगा। जिस जिस रेट पर हमने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन उससे की थी ना, वो 2500 यूनिट जो हमें वो वापसी देने लगा है, वो सेम रेट के मुताबिक आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आजकल उसके बाद रेट ज्यादा हो, 87 का एक यूनिट बन रहा हो, लेकिन क्या हमने उसको 87 देना है? या वही पुराने रेट के मुताबिक हम उससे वापसी लेंगे तो वही पुराना रेट वापसी आ जाए। क्लियर? मतलब यहाँ पर यही कंफ्यूजन होती है कि आप देखेंगे कभी वो सेम रेट के मुताबिक चल रहा है, कभी वो पुराने रेट के मुताबिक चल रहा है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखा जाता है। आप खुद अपनी मतलब लाइफ में देखें कि जैसे ही आप किसी सप्लायर से कोई चीज परचेज करने की, आपने एक दिन एक चीज परचेज की 85 रुपीज पर यूनिट के मुताबिक, फिर कुछ दिन मतलब आप रहे, उसके बाद पता चला कि ये तो डिफेक्टिव है या कुछ भी, आप उसको वापसी करने चले गए। तो जब वो रेट उस टाइम पे 90 का चल रहा था, जब आप वापसी करेंगे क्या आपको वो पैसे 90 के मुताबिक देगा? नहीं, उसी 85 के मुताबिक देगा। तो सपोज कर लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो आपने उसे कहा कि भाई ये रिप्लेसमेंट है, पैसों का रिटर्न नहीं है। अक्सर जगहों पे लिखा हुआ होता है, आप ब्रांड्स पे शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए जाएं तो आपसे कहते हैं कि भाई डिफेक्टिव अगर कोई आइटम होगा तो हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे, लेकिन हम इसके लिए आपको वापसी कैश नहीं देंगे। तो उसने भी ना हमें कैश नहीं दिया था वो 2500 यूनिट्स का, उसने उसके बदले हमें यूनिट्स दे दिए। अब चाहे न्यू रेट जो मर्जी चल रहा हो, मैंने ये देखना है ओरिजिनली मैंने उसे जो ट्रांजेक्शन की थी, परचेजेस की थी, वो कौन से रेट पर थी? 85 पर। तो वापसी यूनिट भी 85 पर मंगवाऊंगा। ओके। ओके। नेक्स्ट देखिए अब, कौन सी डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई? 20th। 20th कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वापसी आ गए? कौन से रेट पर आए? क्या अमाउंट? 212500। अच्छा, ये क्या होगा? रिटर्न फ्रॉम सप्लायर। टू सप्लायर नहीं है, ऊपर टू सप्लायर कर दिया था, अब ये सप्लायर ने हमें वो वाले यूनिट्स वापसी कर दी, तो रिटर्न फ्रॉम सप्लायर लिख देता हूं इसे। तो बैलेंस क्या बन जाएगा हमारे पास? जी, 247,500। यहां पर वैल्यू टू, आगे डिवाइडेड बाय 247,500, 86 वापसी, ये हमारे पास रेट आ गया। ओके। अच्छा, एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? जब उसको वापसी किया था तो एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी हम लोगों ने? कैश या पेबल अकाउंट टू रॉ मटेरियल, ऐसे ही था ना? अब इसका रिवर्सल डाल देंगे, 20th जून। सेम अमाउंट भी देखें, सेम जितने के रिटर्न किया था वही गुड्स हमें वापसी मिलने जा रही हैं। तो रॉ मटेरियल अकाउंट टू पेएबल या कैश। जी, अमाउंट इज 2125। जी, रिटर्न डिफेक्टिव यूनिट्स, क्या इधर लिखा हुआ था इसमें? डिलीवर यूनिट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स बाय
सप्लायर। जी, ट्रांजेक्शन क्लियर। ये रही रॉ मटेरियल टू अकाउंट पेबल गुड्स रिटर्न वर रिप्लेस्ड बाय द सप्लायर। नेक्स्ट वन इज 150,000 were issued from store on June 21st. Issued from store 21st June, issue 150,000। कौन से रेट पर? 86। कितनी वैल्यू बनेगी? 00। जी, बैलेंस अमाउंट यहां पर आ जाएगी 97,500। यहां पर वैल्यू 8384। और जब इश्यू करते हैं तो एवरेज रेट में कोई चेंज नहीं आता। ओके, अच्छा, क्या रिकॉर्ड क्या करेंगे? 21 जून क्या रिकॉर्डिंग होगी यहां पर? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 12900 to raw material account 12900 issuance of raw material। raw material to production। किसी को कोई डाउट? समझ तो नहीं आ रही? नो सर, है ना। 11 ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक। अब 11 से पहले अगर आप लोग देखें तो आपके पास कितनी इन्वेंट्री आइटम्स मौजूद हैं बैलेंस में? 97,500। अच्छा, उसने क्या क्या? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैरीड ऑन 30 जून 2010 इट वाज नोटेड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एसआरएम include 500 obsolete units having net realizable value of 30 per unit and 4,000 units were found short। तो सबसे पहले तो वो जो शॉर्टेज है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, ये जो आप लोगों का डैमेज हुआ है, सबसे पहले आप भाई ये जो ऑब्सोलीट है ना 500 यूनिट्स, ये इन्वेंटरी का ही पार्ट रहेंगे। सिर्फ फर्क कितना है कि वैसे इनकी जो वैल्यू हमारे पास बन रही है ना 86 बन रही थी ना एवरेज, 86 86 के मुताबिक है, लेकिन उसकी एनआरवी कितनी है? तो वो 500 यूनिट्स भी तो हमने 86 पे रखे हुए हैं, जबकि उनको कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो वो कॉस्ट 86 पे रिकॉर्ड है, जबकि उनको रिकॉर्ड होना चाहिए था अपनी एनआरबी के मुताबिक 30 के ऊपर। ऐसा नहीं है जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया हुआ है बाय ₹56, तो वो 56 के मुताबिक वो लेस करेंगे हम लोग। बात क्लियर हुई? एक तो इन्वेंट्री में डिक्रीज आएगा उन 4,000 शॉर्टेज यूनिट्स का, कि हम लोगों ने अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को ओवरस्टेट किया हुआ है। दूसरा, इन्वेंट्री की वैल्यू में डिक्रीज आएगा ड्यू टू एनआरवी लॉस। क्लियर? तो बेसिकली हमारे दोनों ही लॉसेस हैं, तो इनको जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो पहले हमारे पास ये एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हमें पता चला। तो 30 जून शॉर्टेज,
कितने 1000 यूनिट्स की शॉर्टेज थी हमारे पास? 4000 यूनिट। तो 4000 यूनिट यहां से लेस कर दें। किस रेट पर? वैल्यू क्या बनेगी? 344,000। अभी बैलेंस एसेट फाइंड करने की जरूरत, करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा जो लॉस है उसको भी साथ में रिकॉर्ड करके एक ही मतलब बैलेंस फाइंड किया जा सकता है। दूसरा जो लॉस है ना, वो हमारे पास आ रहा है एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस ने आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को मुतासिर नहीं कर, नंबर ऑफ यूनिट सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास 86 भी एज, अब 86 में भी चेंज आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसको एज इट इज छोड़ दो। अब एनआरबी लॉस कैसे आएगा? 86 माइनस 30, ये जो वैल्यू भी आपके पास आएगी मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स के ऊपर एनआरबी लॉस है, तो मल्टीप्लाइड बाय 500। ये है एनआरबी लॉस। ये बात समझ आई है? कितनी वैल्यू? 28,000 का डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन यूनिट्स नहीं। क्लियर? अब देखें, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने? 93500। वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये क्या आ जाएगी टोटल? 8384950 लेस 344,000 लेस 28,000। 801,295, ओके। 801,295 डिवाइडेड बाय 93,500, तो एक यूनिट आएगा आपके पास 85%। क्लियर? ये है आपके पास आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। इसके अलावा और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना। तो अब देखिए आपका रॉ मटेरियल डिक्रीज हो रहा है। अब ये दो अलग अलग से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और इसको मर्ज करके भी लेके जा सकते हैं कि टोटल रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर दें 344 प्लस 28, तो ये जो भी वैल्यू आपके पास आए इसके मुताबिक भी आप इसको जाके क्रेडिट कर सकते हैं, और दोनों को अलग अलग से भी लिख सकते हैं 801290। तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी कुछ इस तरह से। ये ऑब्सोलीट आइटम्स की वजह से मतलब एनआरबी लॉस, और ये आपके पास आ गया आपका शॉर्टेज और रॉ मटेरियल क्रेडिट हो गया, दोनों जाएंगे एफओएस के अंदर। तो एंट्री आपके पास बनेगी 30 जून को, 30 जून। एफ ओ एच डेबिट हो रहा है हमारे पास बाय ₹344,000, एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है 344,000। इंडिविजुअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग करनी है, और ये जो रिकॉर्डिंग थी वो शॉर्टेज यूनिट की थी। रिकॉर्डिंग ऑफ शॉर्टेज इन यूनिट्स। फिर दूसरी एंट्री आप लोगों ने 30 जून को रिकॉर्ड करनी है, कंबाइन भी हो सकती थी लेकिन हम लोग अलग अलग चल रही हैं। एनआरबी लॉस की रिकॉर्डिंग, एफ ओ एच डेबिट हुआ बाय रुपीज। एनआरबी लॉस कितना आ रहा था हमारे पास? 28,000 था। 28,000 रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कर दें बाय 28,000, एंड इसके लिए नरेशन क्या होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ एनआरबी लॉस।
ठीक, अब किसी को अगर जर्नल एंट्रीज वगैरह में कोई इशू, जर्नल एंट्रीज में या रिकॉर्डिंग करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर है सबको? हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री की वैल्यू क्या डिटरमिन की? देखें, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास यही आ रहे हैं? अच्छा, इधर इसने एनआरवी लॉस को नहीं एडजस्ट किया। अच्छा, एट द एंड एनआरवी लॉस भी एडजस्ट होता है, तो यूनिट्स बिल्कुल सेम रहते हैं, इसने बस शॉर्टेज तक गए हैं। तो जब हम लोग एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे तो इसके नीचे ना आप मतलब ये साथ में लिख सकते हैं, एनआरवी लॉस, यूनिट्स और रेट को ना छेड़ें, सिर्फ जो लॉस आ रहा है आप वो रिकॉर्ड करें, और न्यू आपके पास एक रेट आ जाएगा, वेटेड एवरेज रेट। बात क्लियर? अब किसी को कोई डाउट वगैरह? चलें, गुड हो गया। आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 3 थी ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से थी। मतलब ऐसा कोई इतना फर्क नहीं था, यही इश्यूज थे जो कि आप लोगों ने डील करने थे। अब इसका वैसे तो आपको ये सारी एंट्रीज वगैरह समझ आ जाएंगी। हम जरा यहाँ पर आकर इसके साथ डीलिंग करते हैं कि लास्ट में अगर आप लोग जाके देखें ना, तो आपसे क्या कहता है, 150,000 वर सोल्ड ऑन 25th Feb 2021, ऑन 28th Feb 2021 physical count carried out and the following was discovered. 4,500 units were identified as obsolete, having net realizable value of rupees 6,000 per unit. तो ये 4,500 यूनिट्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री रहेंगे, इन्वेंट्री में से लेस नहीं करना, नंबर ऑफ यूनिट्स में से लेस नहीं करना। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कहा है कि उनकी जो एनआरवी है ना वो 6,000 है। तो हम लोगों ने जाकर देखना है कि भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो मुझे इन्वेंट्री लेजर कार्ड बताएगा। तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड के मुताबिक हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही थी, 7,111.59, जबकि एनआरवी कितनी है उनकी, 6,000। तो 6,000 पे रिकॉर्डिंग होगी, तो ओवर स्टेटेड है एक यूनिट बाय 1,111.59, और उसको मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स थे, 45, मल्टीप्लाइड बाय 4,500 करते हैं, तो आपके पास एनआरवी लॉस की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। देखें, 4,500 मल्टीप्लाइड बाय ये कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड करते हैं। फिर 500 यूनिट जो हमारे पास आ रहे थे, शॉर्टेज वगैरह जो हमारे पास आ रही थी, वो चली जाएगी 3,556 यूनिट्स की। ऑलराइट, 500 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी, ये हमारा लॉस जाके रिकॉर्ड होता है। कोई डाउट? क्लियर है सब बच्चों को? कोई मसला? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें ना, तो रॉ मटेरियल नहीं था, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे। बस फर्क इतना आ रहा है कि पहले आप इशू टू प्रोडक्शन करते थे, तो वर्क इन प्रोसेस टू इन्वेंट्री करते थे, लेकिन जब ये फाइनल प्रोडक्ट है तो आप वर्क इन प्रोसेस नहीं करते, आप कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। गॉट इट? फिर जब यहां पर हमारे पास लॉसेस आ रहे थे और एनआरबी लॉस था, तो एफओएच को चार्ज करते थे। जब मेरे पास रॉ मटेरियल है, जब मैं मैन्युफैक्चरर, तो रॉ मटेरियल का एनआरबी लॉस वगैरह या शॉर्टेज एफओएच को चार्ज करेंगे। लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट है और किसी किस्म की कोई शॉर्टेज हो जाती है, तो वो जाकर मैंने चार्ज करनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, ये डिफरेंस इस चीज का है क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा आपको इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नजर नहीं है। बात क्लियर? आई होप कि आपको एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। कोई डाउट, कोई और ऐसी चीज जो आपने डिस्कस करनी हो? एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले एग्जांपल को ना जरा तसल्ली के साथ पढ़ें, रीड करें। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, यहाँ पर तो सोल्यूशन भी मौजूद है ना, तो आपने सोल्यूशन के ऊपर अभी इतना फोकस नहीं करना। रिक्वायरमेंट है जैसे रिकॉन्साइल द फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बुक, और आप लोग एग्जांपल नंबर 1 को जरा पढ़ें, इस रिकॉन्सिलिएशन वाली लाइन से पहले 7th पॉइंट तक इसको जरा अच्छे तरीके से पढ़ें कि क्वेश्चन में है क्या कुछ।
अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप लोग देखें ना, तो डाटा बड़ा अजीब सी नेचर में दिया गया है, और ये हमेशा वैसा ही होगा कि आपने ना अपने लेवल को ना बहुत ज्यादा तरह इंप्रूव करना है। इवन के FR1 में बिलीव में इतनी मेहनत नहीं थी जितनी कि आपको कॉस्ट में करनी पड़ेगी। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि FR1 के साथ कॉस्ट उठाने का मशवरा नहीं दिया जाता। FR1 पढ़ के ना बच्चा जरा मेच्योर हो चुका होता है, उसे पता होता है अकाउंटिंग में क्या कुछ हो रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो पिक कर सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है, कर भी जाते हैं। क्या डिफिकल्टी तो फेस करनी ही है, चाहे पहले अटेम्प्ट में करो चाहे दूसरी में करो, कर जाते हैं। लेकिन यह कि आम रूटीन की निस्बत ना फिर थोड़ी सी उस बच्चे को एफर्ट ज्यादा पुट करनी पड़ती है, चीजों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ने चीजों को थोड़ा सा सीखा हुआ होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बच्चा डायरेक्ट आ जाता है उसके पास सिर्फ PRC का नॉलेज है, तो उसको ना थोड़ा और ज्यादा एफर्ट पुट करनी है। लेकिन चीजें समझ सकते हैं हम लोग। यह देखिए कहता है ML प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है उसके पास वे। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो केमिकल्स की जरूरत है, बी एंड जी। और ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल रेशो के साथ भी नहीं मिलते। बी मतलब बी का एक यूनिट बनाने के लिए बी के 60% और जी का 40% केमिकल यूज होता है, तब जाकर मतलब अगर सपोज किलोग्राम्स में आ जाएं कि बी के अगर 100 किलोग्राम्स बनाने हैं ना, तो उसमें बी केमिकल का 60 किलोग्राम्स और जी केमिकल्स के 40 किलोग्राम्स यूज होंगे। ऑलराइट, इक्वल रेशो के साथ नहीं है तो। फिर कहता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 लीटर, चलो ये लीटर में आ गया, लिक्विड है हमारे पास, तो ये लीटर्स में आ गया। फिर क्या कहता है ML follows perpetual inventory system and uses weighted average method for inventory valuation। क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी यही अज्यूम करना है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है और वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला यूज होता है। Purchases and issuance of B and G for May 2003 और as follows, और उसने ये मुकम्मल डाटा आपको बता दिया। B and G का क्या उसने परचेजेस की, तो परचेजेस के साथ रेट बता दिया, लेकिन यूनिट सोल्ड इशूड के साथ फिर रेट बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सेल कर ही नहीं, ये तो जस्ट इशुएंस हो रही है। तो वो जो कॉस्ट हम लोग यूज कर रहे होंगे उसके मुताबिक चली जाएगी। तो जब बी के लिए अलग से इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना था और जी के लिए अलग से इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनना था। क्लियर? फिर क्या हुआ, ये सारा डाटा देने के बाद आपसे कहता है फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, जैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी बता दी, ये तो एज इट इज हम लोग यूज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग के अलावा क्या कुछ परचेजेज या सेल्स इशू हुई, वो भी उसने हमें बता दिए। फिर कहता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की, तो 535 लीटर एंड 140 लीटर रिस्पेक्टिवली हमारे पास बी एंड जी की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट थी। अब इस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को हमने मैच करना होगा अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड के साथ। तो ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड कंप्लीट नहीं है ना, ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड है, वो हमें बनाना पड़ेगा। वहां से हमें पता चलेगा कि कार्ड के मुताबिक हमारी इन्वेंट्री क्या है, और फिजिकली जब हम लोग गए तो ये वाली इन्वेंट्री हमें मिली, तो क्या प्लस माइनस करना है, कोई शॉर्टेज है या किस किस्म की एडजस्टमेंट है जो हमें करनी पड़ेगी। फिर क्या कहता है, द स्टॉक चेक वाज कंडक्टेड ऑन 1 जून एंड 31 मई फॉर बी एंड जी रिस्पेक्टिवली। अब स्टॉक काउंट एक ही दिन हम नहीं कर पाए। अब बेसिकली तो जो स्टॉक काउंट करना चाहिए था वो 31 मई को करना चाहिए था, एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन जी के लिए 31 मई को हमने स्टॉक काउंट कर लिया, जिस दिन हमें रिक्वायर्ड था। लेकिन जो बी का स्टॉक काउंट है ना, वो एक दिन डिले पे चला गया, और वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे 1 जून को जाके स्टॉक काउंट किया। तो उस 1 डे के एडजस्टमेंट्स को रिवर्स करना पड़ेगा ताकि हम लोग 31 मई पे पहुंच सकें। अगर उस एक दिन में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स हुई हैं तो हमें वो रिवर्स करनी पड़ेगी। राइट, कैसे होंगी वो हम लोग अभी सीख लेंगे। फिर हमारे पास बात आई यहाँ कहते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन 95 liters of B and 105 liters of G were excluded from the stock check
their net realizable values were rupees 20 and 50 per liter respectively. 250 liters of B, which was received on 1st June 2003, 95 liters of G, which was issued on 31st May 2003 after the physical count, were included in the physical inventory. अब हमें देखना पड़ेगा कि उन्हें फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट बनना है या नहीं बनना, उसके मुताबिक हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब अपनी फिजिकल इन्वेंटरी को भी एडजस्ट करने की जरूरत है। फिर 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वाज हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो जब कस्टमर के बिहाफ पे हमने उसको होल्ड किया हुआ है तो हमारी फिजिकल इन्वेंटरी का तो पार्ट है, जबकि हमारी फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट इसको नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि ये हमारी इन्वेंटरी नहीं है। तो वो कहते हैं उसमें शामिल है वेयर एज 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी वाज हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर ऑन एमएल्स बिहाफ। जबकि जब हम लोग जी की फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने लगे तो उसमें हम लोगों ने 100 लीटर को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो हमारी इन्वेंटरी सप्लायर के पास रखी हुई थी, तो वो हमारी फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट वन इज 100 liters of B and 200 liters of G were returned from the production process on 31st May 1st June 2003 respectively। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 and 3 में हमारे पास प्रोडक्शन से रिटर्न होती थी, यहाँ पर भी कुछ रिटर्न हो गए हमारे पास प्रोडक्शन से। 240 liters of chemical B purchased on 12th May and 150 liters of chemical G purchased on 24th May 2003। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 12th मई को हमने परचेज किया 420 लीटर और इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर परचेज किया 24th मई को 250 लीटर। कहता है ये गलती से हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी है, जबकि इनकी जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बनती थी 420, ये बनती थी 240 एंड 150। हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमने 240 को जाके रिकॉर्ड कर दिया 420 और 150 को हम लोगों ने जाकर रिकॉर्ड कर दिया एज 250। तो ये रिकॉर्डिंग में भी हमसे मिस्टेक हो गई। ऑलराइट, अब इस डाटा को यूज करते हुए एट द एंड ऑफ द पीरियड 31st मई हम लोगों ने बताना है हमारी एक्चुअल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। आई होप कि अब जरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि थोड़ा बहुत। ओके, जिसका सोल्यूशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।